हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। मैं डॉक्टर योगी सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस बार बात करेंगे हम माइक्रो बॉडीज़ की, ठीक है ना, जिसमें बात करेंगे लाइसोसोम की और बात करेंगे स्पेरोसोम की, ग्लाइऑक्सिसोम की, ठीक है ना, इनकी बात करेंगे परऑक्सीसोम की। तो हम बात कर लेते हैं पहले माइक्रो बॉडीज़ होती क्या है, ठीक है ना। माइक्रो बॉडीज, ओके। माइक्रो बॉडीज जो सबसे पहले जो दिखा था, फर्स्ट सीन वाई, एक साइंटिस्ट थे आपके नाम लिख दे रहा हूँ उसके, रॉडिन। क्या साइंटिस्ट थे? रॉडिन ने देखा। किस में देखा था? मेल पिगन ट्यूबुल्स ऑफ माउस किडनी, ठीक है ना, चूहे की जो किडनी होती है ना, उसके अंदर आप जानते हैं ये किस में यूज होती हैं? आपके यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है, यूरिन के एक्सट्रैक्शन करने में। और क्या बात है, ये छोटी छोटी होती हैं, माइन्यूट होती हैं। कैसी होती हैं? स्फेरिकल शेप की होती हैं, राउंड शेप की, स्फेरिकल शेप की होंगी। कैसी होंगी? स्फेरिकल सैक कह सकते हैं हम, सैक में थैला, ठीक है ना, सैक्स होती हैं। और क्या बात कर सकते हैं, ये घिरी किससे होती हैं? छोटी एक सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेज होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट, आपका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। और क्या है, इसके अंदर बहुत से आपके पास क्या पा जाएंगे? एंजाइम्स पा जाएंगे। उस एंजाइम का प्रयोग क्या होगा? उनका प्रयोग होगा ऑक्सीडेशन में। किसमें? ऑक्सीडेशन में। लेकिन याद रखें कि रेस्पिरेशन में नहीं, ठीक है, नॉट यूज्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन क्रिया में इनका यूज नहीं होता, ठीक है ना। ये बात आपकी हो गई। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इसके। एक एग्जाम्पल आपका परऑक्सीसोम, ठीक है ना, परऑक्सीसोम, अभी बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। और क्या है? लाइसोसोम है। और क्या है? ग्लाइऑक्सिसोम है। और क्या है? स्फेरोसोम है, ठीक है ना। हम एक एक करके इन माइक्रोबॉडीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, क्या होता है? लाइसोसोम, ठीक है ना। क्या बात करेंगे? लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है, लाइसो मीन्स होता है लाइसिस मीन्स नष्ट करना, सोम मीन्स होती है बॉडी, ठीक है ना। लाइसिस मीन्स इसके कह सकते हैं, लाइसिस का मतलब हो गया डाइजेशन। क्या हो गया? डाइजेशन, ठीक है ना। और सोम मीन्स क्या हो गया? बॉडी। तो आप देखें ज़्यादातर सोम वर्ड लगाते हैं, ठीक है, सोम, माइक्रोसोम, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम, स्पेरोसोम, परऑक्सीसोम। सोम मीन्स होती है बॉडी, ठीक है ना। अच्छा, ये बात होगी इसकी। अब बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की, ठीक है। पहली बात तो क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नष्ट करती है सेल को। सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? बैग्स कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम स्कैवेंजर ऑफ सेल। स्कैवेंजर मीन्स क्या होता है? साफ सफाई करने वाला, ओके। और सुसाइड क्या होता है? नष्ट करने वाला, सुसाइड करने वाला, आत्महत्या करने वाला, ठीक है। सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और क्या है? और इसको कहते हैं एटम बम्स ऑफ सेल, ओके। ये सब इसके कॉमन नेम है, ठीक है। हम बात करते हैं हिस्ट्री की। किसकी? हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे डी डुबे। इन्होंने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना, डिस्कवर्ड किया था। अच्छा, और क्या चीज़ आती है? इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट और थे, पी मोटाइल, ठीक है ना, मोटेल। किस में देखा था इन्होंने? प्लांट्स के अंदर देखा था, न्यूरोस्पोरा के अंदर, ठीक है। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका ऑब्जर्व किया था, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन्होंने इसके अंदर प्लांट्स में भी देखा था, ठीक है। ये होगी छोटी सी हिस्ट्री। तो उन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका, ठीक है ना। इसके बाद बात की अक्रेंस की। अक्रेंस मीन्स कहाँ मिलता है? देखिए, इन एनिमल सेल में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इन एनिमल सेल्स में, ओके। और क्या मिलेगा? कुछ प्लांट्स में मिलेगा, सम प्लांट्स, जैसे मैंने आपका नाम दे दिया है ऊपर, न्यूरोस्पोरा बता दिया। और किस में मिल जाएगा? कुछ मेज में भी पाया गया है,
मक्का जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और किस में मिलेगा, मेज की जो रूट टिप होती है उसमें मिला था ये रूट टिप। और किस में मिलेगा, यीस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो यीस्ट, न्यूरोस्पर, ये प्लांट्स के अंदर भी मिला, ठीक है। और किस में नहीं मिलेगा, अब एब्सेंट की बात कर लेते हैं। अभी हमने प्रेजेंट की बात करी थी। एक तो नहीं मिलेगा मैच्योर आरबीज में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और किसमें नहीं मिलेगा, प्लांट्स में भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ प्लांट्स में मिलेगा। ये ऊपर बात हमने कर ली। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। किसकी, स्ट्रक्चर क्या है, स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है ना। और कैसी होती है, सिंपल होगी। ओके, सिंगल मेम्ब्रेनस होगी। ओके, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये। और क्या बात करें, इनका जैसे डायमीटर की बात करें तो डायमीटर ओनली इसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसका डायमीटर मिलेगा आपको 0.5 से 5 तक ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आपका 2 ले लीजिए, 2 से 5 माइक्रोमीटर तक मिल जाएगा, या 8 तक, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ में आपको 5 माइक्रोमीटर तक मिल जाएगा, 5 माइक्रोमीटर तक मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, चलिए बात कर लेते हैं इसकी। ये मिल जाएगा आपको किडनी सेल्स में, मिल जाएगा आपको, आपका इस साइज का, ठीक है। और क्या बात करते हैं, देखिए एक चीज़ और बता दूं, अक्रेंस जो मैंने बात करी थी इन एनिमल सेल, ठीक है ना, खासकर उन सेल में मिलता है जो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है ना। ओके, उनमें मिलेगा, जैसे मैक्रोफेजेज हैं, ठीक है, WBC जो होती हैं आपकी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, फेगोसाइटिक नेचर वाली जो सेल्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। जैसे कुफर लिवर की, ये आपके लिवर में पाई जाती है कुफर सेल, ठीक है ना, वो लिम्फोसाइटिक टाइप की होती है, ठीक है ना। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी लाइसोसोम की मात्रा मिलेगी। तो किडनी सेल्स की बात कर ली हमने, ठीक है। और क्या है, ये बनेगा किससे, ये बनेगा आप इसमें देखिए एक चीज़ और है, ये बनते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी से ये निकलते हैं, बनते हैं। होता क्या है, देखिए सीधी सी बात है कि अब कैसे बनते हैं ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे ये कोई सेल है, ठीक है ना, ये कोई सेल है, सेल में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या होता है, आपको गोल्जी बॉडी होती है। तो यहाँ आप जानते हैं कि आपके ER से क्या होता है, छोटी छोटी वेसिकल्स निकलती हैं। उन वेसिकल में जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं प्रिकर्सर। क्या होते हैं, प्रिकर्सर। किसके प्रिकर्सर, उस एंजाइम के जो लाइसोसोम के अंदर होगा। होता क्या है, ये आपकी वेसिकल्स फ्यूज होती हैं आपके गोल्जी बॉडी से, और गोल्जी बॉडी में उन प्रिकर्सर का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना, ग्लाइकोसाइडेशन होता है। और भी क्रिया होती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। तो उन प्रोटीन जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वो प्रोटीन्स इस एक वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकलती हैं। तो ये वेसिकल्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाएंगे, उस वेसिकल के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम कैसे होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कैसे होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो सभी प्रकार के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो निर्माण हुआ है, कहाँ हुआ है, आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। प्रिकर्सर का बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है ना। और क्या चीज़ है, एक चीज़ और है कि इसके अंदर जो पीएच जो होता है वो आपका 5 होता है, लगभग कितना होता है, 5, ठीक है ना। यानी एसिडिक नेचर होती है। एसिडिक नेचर का रीजन क्या है कि यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, कुछ पंप होते हैं जिन्हें कहते हैं हाइड्रोजन पंप। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पंप। वो हाइड्रोजन पंप क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को अंदर की तरफ इंसर्ट आपके भेजते हैं, पंप करते हैं, जिससे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ जाती है और पीएच का मान जो है एसिडिक हो जाता है। ओके, ये बात क्लियर होगी। तो एसिडिक नेचर में ये एंजाइम एक्टिव होते हैं, ये बात एक पॉइंट होता है क्लियर। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम है वो कहला रहे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सभी प्रकार के डाइजेशन करने वाले, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपकी। ओके, चलिए और बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं कि इसका जो नेचर होता है पॉलीमॉर्फिक होता है। कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक, यानी इसके कई रूप मिलेंगे, अभी बताएंगे हम। पीएच मैंने आपको बता ही दिया, पीएच कितना, पीएच मिलेगा आपका लगभग 5, यानी कैसा, एसिडिक। कैसा, एसिडिक नेचर इसका होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाएंगे वो एंजाइम कौन से हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है ना।
हाइड्रोलाइटिक, खास करके ऐसे जैसे उनमें सबसे ज़्यादा है एसिड फॉस्फेटेज, जो मेन एंजाइम है इसका, जिसे कहते हैं मेन एंजाइम इस मार्कर एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा पहचाना जाए तो एसिड आपका कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम, ये हो गया आपका टाइप्स की, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बात जो बोली थी इसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। आप जानते हैं कि एक क्रिया होती है एंडोसाइटोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, यदि कोई सॉलिड पार्टिकल लिया जाता है, सॉलिड पार्टिकल जैसे अमीबा वगैरह क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल लेते हैं, तो इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस, क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो जो एंडोसाइटोसिस क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, एंडोसाइटोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाती है, ठीक है ना। एंडोसाइटोसिस क्रिया दो होती हैं, एक होती है फेगोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड लिया जाता है, और एक होती है पिनोसाइटोसिस जिसमें लिक्विड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लिक्विड, ओके, उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस नेचर में क्या होगा, क्या बनेगा, फेगोसोम, क्या बनेगा, फेगोसोम। और पिनोसाइटोसिस जो एंडोसाइटोसिस क्रिया है उसमें क्या बनेगा, पिनोसोम, पिनोसोम, ओके। और इधर से क्या आ रहा था, हमारे गोल्जी बॉडी से क्या आ रहा था, एंड आपका लाइसोसोम, क्या आ रहा था, लाइसोसोम, ठीक है। तो हमारा ये लाइसोसोम आ गया। तो इस लाइसोसोम जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो कहलाएगा प्राइमरी लाइसोसोम, क्या कहलाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम, ओके। अब इस लाइसोसोम के अंदर यदि इस लाइसोसोम से ये फ्यूज हो जाए, ये क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, कोई सा भी फ्यूज हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर एंजाइम्स होंगे और क्या होगा, ये सबस्ट्रेट भी होगा, ठीक है ना। आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट। तो इसमें आपका आ रहा है एंजाइम्स, ओके, और इधर आ रहा है सबस्ट्रेट, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट, ओके। तो अब सबस्ट्रेट इसमें मिलेंगे तो ये कहलाएगी सेकेंडरी लाइसोसोम, क्या कहलाएगी, सेकेंडरी लाइसोसोम, क्लियर हो गया। इसके अंदर एंजाइम की क्रिया होगी, उन पदार्थों को तोड़ा जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, उसके बाद कुछ कंपाउंड अंदर की सेल्स के अंदर ले जाएंगे जो यूजफुल होंगे, जो यूजफुल नहीं होंगे उनको बाहर की तरफ निकालने के लिए इसके अंदर ये वेस्ट मटेरियल रह जाएगा। आप जानते हैं जैसे हम भोजन खाते हैं तो कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो एलिमेंट्री करण द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन जिसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो मल आपका फेसेस के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। तो जो रेजिडुअल बॉडी है, अवशिष्ट पदार्थ है, उस वो वाली जो लाइसोसोम होगी वो कहलाएगी आपकी टर्सरी लाइसोसोम, क्या कहलाएगी, टर्सरी लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, इस टर्सरी लाइसोसोम क्या होगी, ये फ्यूज होगी और फ्यूज होकर के वाल से बाहर निकाल दी जाएगी, ओके। तो क्या कहलाएगी, ये एक्सक्रेशन, क्या कहलाएगा, एक्सक्रेशन, ओके। तो एंडोसाइटोसिस और ये कहलाएगी एक्सोसाइटोसिस, क्लियर हो गया, ओके। तो आपकी तीन प्रकार की लाइसोसोम होगी, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी वो लाइसोसोम जिसमें लाइसोसोम प्राइमरी और फेगोसाइड या फेगोसोम या पिनोसोम का फ्यूजन होता है, वो कहलाएगी सेकेंडरी। यदि पदार्थ कुछ बच जाता है डाइजेशन के बाद तो कहलाएगी टर्सरी, ओके। तो हम एक एक करके इनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स, फर्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। इसका एक नाम और है ब्रिजिन लाइसोसोम, ठीक है। ये कैसी है, न्यूली सिंथेसाइज, कैसी है, न्यूली सिंथेसाइज, ओके। आपकी जो सिंथेसाइज मीन्स फॉर्म्ड बाय pinch of vesicles from गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी से जो निकल के आती है पिंच ऑफ होकर, पिंच ऑफ में बर्ड के फॉर्म में निकलती है, वो कहलाती है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। इसमें क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे और पीएच कितना होगा आपका 5, ठीक है। इसके बाद करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। इसका क्या नाम है, और भी नाम है इसके, हेट्रोफेगोसोम,
फेगोसोम भी कहते हैं, फेगोसोम भी कहते हैं। ओके, ये किससे बनेगी? ये बनेगी आपकी फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम प्लस आपकी फेगोसोम या ओके पीनोसोम। मैंने बता दिया, पीनोसोम या फेगोसोम कोई जुड़ जाता है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ तो क्या बनेगी? सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, फिर इसके बाद डाइजेशन होगा और डाइजेशन के बाद जो पदार्थ बचेगा इस लाइसोसोम बॉडीज के अंदर, ठीक है, वो कहलाएगी टर्सरी लाइसोसोम। क्या कहलाएगी? टर्सरी। ठीक है, टर्सरी लाइसोसोम। इसे और क्या कहते हैं? रिजिडुअल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिजिडुअल में समझिए अवशेष पदार्थ जो बच जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो रिजिडुअल बॉडी, और इसमें क्या होगा? हैविंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये एक बात होगी। ठीक है, तो 3 प्रकार की हो गई। 4th प्रकार की और है जिसे हम कहेंगे ओटोसोम या ओटोलाइसोसोम या ओटोफेगोसोम या ओटोफेजिक वैक्यूल्स भी कह देते हैं। ठीक है ना, ओटोफेजिक वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं? वैक्यूलर भी कह देते हैं, वैक्यूलर लाइसोसोम, वैक्यूलर। ओके, वैक्यूलर लाइसोसोम। देखिए क्या होता है इसमें आपका, चलिए एक चीज़ बन, वैक्यूलर लाइसोसोम क्या है? वैक्यूलर की फॉर्म में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ओटोफेगोसोम, ओटोलाइसोसोम कब होता है? ये तब होता है जब कोई लाइसोसोम अपने किसी सेल ऑर्गेनेल्स को फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा नष्ट कर दे। ठीक है ना, यानी उसी का डाइजेशन कर दे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है ना, तब इसको वर्ड को कहते हैं ओटोलाइसोसोम या ओटोफेगोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? किनको नष्ट करता है ये? डिस्ट्रॉय द सेल्स या ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना, ठीक है, और क्या वर्ड करते हैं? जब यदि ये पुरानी जो ओल्ड होती हैं या डेब्रीज होती हैं, नष्ट पुरानी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, उनको नष्ट करता है, तो वहाँ पर एक वर्ड बोलते हैं इसी को स्कैवेंजर ऑफ सेल। तब उस केस में लाइसोसोम को कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ सेल। क्यों? सेल्स को स्कैवेंजर, इस मतलब हो गया जो ओल्ड ऑर्गेनेल्स हैं या ओल्ड सेल्स हैं उनको नष्ट करना। ठीक है ना, स्कैवेंजर ऑफ सेल्स के नाम से जाने, जिनका कोई यूज नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, क्योंकि नई नई सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की। यहाँ एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं, जो रिजिडुअल बॉडी जो होती है, ठीक है, रिजिडुअल बॉडी क्या होता है कि जब कोई एंजाइम की कमी हो जाए, किसी एंजाइम की कमी हो जाए, तो क्या होगा? वहाँ पर जो फेगोसोम है, लाइसोसोम है, इनके फ्यूजन के बाद इनके कुछ पदार्थ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक इसमें लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? यदि कोई लाइसोसोम का जो सभी एंजाइम्स हैं और कुछ पदार्थ इसके अंदर पीनोसोम द्वारा डाला गया, तो अंदर जो पदार्थ पीनोसोम द्वारा डाला गया उसका डाइजेशन जिन एंजाइम कर दिया, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो कुछ पदार्थ का डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। उस कारण क्या होगा? उस पदार्थ की क्वांटिटी, उस पदार्थ की मात्रा इस रिजिडुअल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं हो पाया। सेंस क्लियर? यानी मैं कहूँ कि किसी पीनोसोम के अंदर ए बी 2 कंपाउंड हैं, इनको डाला गया तो ए और बी कंपाउंड लाइसोसोम के अंदर फ्यूज बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ए का डाइजेशन हो जाए और बी का डाइजेशन ना हो। बी का क्यों ना हो? क्योंकि लाइसो के अंदर बी के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं उसका निर्माण नहीं हुआ, इसलिए बी का डाइजेशन होगा नहीं। उसके कारण क्या होगा? बी की क्वांटिटी किसमें बढ़ जाएगी? रिजिडुअल बॉडी के अंदर, और रिजिडुअल बॉडी के अंदर बी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसे कहते हैं स्टोरेज डिसीज। क्या कहते हैं? जब इसकी क्वांटिटी बढ़ने के कारण कोई डिसीज सिम्टम उत्पन्न होते हैं तो वो एक प्रॉब्लम डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसीज है, तो उस डिसीज को कहते हैं स्टोरेज डिसीज। क्या कहते हैं? स्टोरेज डिसीज। स्टोरेज डिसीज का मतलब लाइसोसोम के रिजिडुअल बॉडी के अंदर जो पदार्थ स्टोरेज हो गया उसके कारण जो डिसीज पैदा होगी उसे कहेंगे स्टोरेज डिसीज। तो ध्यान रखें, रिजिडुअल बॉडी के कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ठीक है, बात करते हैं अब फंक्शन की। फंक्शन की मैंने बात अभी कुछ कर ली थी। पहले क्या करी थी? एक तो करी थी मैंने इंट्रा सेलुलर आपका स्कैवेंजर। अभी बात कर लिए, क्या बात की थी कि ओल्ड जो आपकी सेल है या ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है ना, वो जो यूजलेस हैं उनका डाइजेशन करना कहलाता
इंट्रा सेलुलर, इसका इंटर में सेल के अंदर, इंटर नहीं, इंटर में दो बिटवीन सेल्स के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात कर लेते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब हो गया कि कायांतरण कहते हैं हिंदी में। इसका अर्थ ये निकला कि कोई, जैसे आपका टेडपोल होता है, टेडपोल मीन्स जो मेढक होता है उसका टेडपोल, टेडपोल से आपका फ्रॉग का बनना, ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, एडल्ट का बनना, विकास होना, ठीक है। तो आप बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। इसमें एक क्रिया होती है ऑटोफैगी। क्या होती है? बाई लिख दे रहे हैं, बाई ऑटोफैगी। इसमें क्या होता है? ऑटोफैगी के द्वारा आपकी जो सेल्स होती हैं उनका डाइजेशन होता है टेल का। किसका? टेल डाइजेशन ऑफ टेडपोल, डाइजेशन ऑफ टेल ऑफ टेडपोल। टेडपोल किसका? फ्रॉग का टेडपोल, ठीक है। तो उससे क्या होगा? फ्रॉग का निर्माण होगा, ठीक है। टेल जो होती है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि एडल्ट जो फ्रॉग होता है उसमें टेल नहीं पाई जाती, ठीक है। ये कहलाएगा आपका। तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 ले लीजिए आप, आपका स्पर्मलाइसिस। स्पर्मलाइसिन क्या होता है? तो स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म की टिप पर एक आप क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो जब स्पर्म किसी ओवम के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उसका डाइजेशन करता है जिससे स्पर्म अंदर एंट्री कर सके। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? ये लिख सकते हैं कि एंजाइम्स यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ एग। ओके, अच्छा। और क्या एक पॉइंट है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये तब होता है जब स्टार्वेशन हो जाता है, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है कि स्टार्वेशन में हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए और एनर्जी के हम भोजन तो ले रहे हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारी बॉडी के अंदर जो आपका ग्लूकोज है, जो फैट है, जो प्रोटीन है, इनका डाइजेशन होगा। उसका डाइजेशन कौन करेंगे? आपकी लाइसोसोम क्या करेंगे? हर सेल का डाइजेशन करने लगेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? वो भोजन के रूप में एनर्जी यूज होगी। तो क्या लिखेंगे इसमें? हम लिख सकते हैं सेल्स ऑफ प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। ऐसी सेल जो लंबे समय तक स्टार्वेशन की कंडीशन में चली गई है तो उसका क्या होगा? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन लिख देते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात। तो ये आपका ये हो गया। उससे क्या? स्टार्वेशन की कंडीशन में ये कंडीशन आपका होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लाइसोसोम की कुछ और पॉइंट्स की। अभी क्वेश्चन माइंड में आता है, क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि जब लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो वो सभी प्रकार के कंपाउंड को डाइजेस्ट करेंगे, लिपिड भी, आपके प्रोटीन भी। और हम ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो लाइसोसोम है किससे घिरा रहता है? आपकी एक सिंगल मेम्ब्रेन से। अब मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। तो उसका डाइजेशन क्यों नहीं करता? उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन है। लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं? उनका हाई ग्लाइकोसाइलेशन होता है, इसलिए वो प्रोटेक्टिव नेचर में आ जाती है। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपका ग्लाइकोसाइलेशन होने के कारण लिपिड और प्रोटीन जो होती है, ठीक है ना, वो प्रोटेक्टिव हो जाती है उस एंजाइम के कारण। यानी कह सकते हैं प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण ज़्यादा। ओके, ये पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट करेंगे? अब मेम्ब्रेन के 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मेम्ब्रेन 2 बात हो सकती हैं। एक तो स्टेबलाइजर क्या है कि मेम्ब्रेन को स्टेबल कौन करेगा? तो वो कंपाउंड हैं जो स्टेबल करते हैं। एक है कॉर्टिसोल, कोलेस्टेरॉल, हिपेरिन, और एक और है एंटी हिस्टामिन। ये आपके स्टेबल करते हैं, मेम्ब्रेन को नष्ट होने से बचाते हैं। किससे? आपके एंजाइम से, ठीक है। ये भी पॉइंट एक है। और
कौन है जिससे मेम्ब्रेन लाइसोसोम नष्ट हो जाए, खराब आपका लाइसोसोम नष्ट हो जाए, तो उसे कहेंगे हम यहाँ पर वर्ड करेंगे डिसस्टेबलाइजर, ठीक है ना, यानी नष्ट करने वाला। तो कौन कौन से पदार्थ हैं जिससे लाइसोसोम नष्ट हो जाएगा, और लाइसोसोम नष्ट हो जाएगा आप जानते हैं क्या होगा, पूरी सेल डेड हो जाएगी। ओके, तो बात कर लेते हैं। इसमें आता है एक तो आपके सेक्स हार्मोन है, कौन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन, और क्या है फीमेल का क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वाइल्ड साल्ट है, इसकी मात्रा बढ़ जाए तो हो जाएगा, यूवी रेज है, इसकी मात्रा इससे भी हो जाएगा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी है, इसकी मात्रा कम होने पर भी लाइसोसोम नष्ट होने लगेंगे, और क्या है, एक्सेस ऑफ विटामिन ए भी है, कहीं कहीं पर आपका ई भी दिया गया कम बुक्स में। ओके, तो ये आपके कहलाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं डिसीज की। किसकी बात कर रहे हैं, डिसीज की। फंक्शन की बात कर ली हमने, डिसीज की बात कर लिया, तो मैंने कहा था स्टोरेज डिसीज की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं एक एक करके। देखिए हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल के माध्यम से समझते हैं। टेबल, ओके, एक तरह हम डिसीज का नाम ले लेते हैं और उस एंजाइम का नाम लिख लेते हैं जिस एंजाइम के कारण उस कंपाउंड का डाइजेशन नहीं हुआ। किसका कंपाउंड का डाइजेशन नहीं हुआ, हम उसकी बात कर लेते हैं। यानी 3 पॉइंट हो गए। पहला डिसीज, डिसीज क्यों हुई, किसी एंजाइम की कमी के कारण। किसमें, लाइसोसोम में यदि कोई एंजाइम कम हो जाएगा तो किस पदार्थ का डाइजेशन नहीं कर पाएगा, और जिसका डाइजेशन नहीं कर पाएगा वो रिजिड बॉडी में उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो वो कहलाएगा एक्युमुलेशन ऑफ वो सबस्ट्रेट जिसका डाइजेशन नहीं हुआ। हम बात कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे नंबर 1 डिसीज है जो कंपटीशन में बहुत आती है, टी सेक्स डिसीज। तो इसका डाइजेशन क्यों नहीं होता, एक एंजाइम है उसका नाम लिख देते हैं हम, हेक्सो सेमिनिडेज, ये एंजाइम है जिसकी कमी से एक पदार्थ का डाइजेशन नहीं होता, उसका नाम है गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड, उससे क्या होगा, ये गैंग्लियोसाइड जो होता है जब लाइसोसोम में बढ़ जाएगा तो इसे सबसे ज़्यादा मात्रा में किसमें कहाँ इकट्ठा होगा, नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना, माइलिन शीथ के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नर्वस सिस्टम, यहां इफेक्टिव पार्ट लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है, इफेक्टेड पार्ट समझने के लिए। तो हम ये भी लिख दे रहे हैं कि इफेक्टिव पार्ट किस पे इफेक्ट पड़ेगा, नर्वस सिस्टम पर, ठीक है ना। नंबर टू बात कर लेते हैं। नंबर 2 ले लीजिए आप, हर्लर डिसीज। हर्लर डिसीज, तो एंजाइम का नाम है अल्फा ड्यूरोनाइडेज। तो कौन सा पदार्थ, सल्फेट, कौन सा पदार्थ बढ़ जाएगा, सल्फेट। सल्फेट के जो कंपाउंड हैं उनके नाम नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट में लिख दिया है। सल्फेट जो कंपाउंड है उसकी मात्रा बढ़ेगी और वो इफेक्ट डालेगा बोन एंड आई, ठीक है। नंबर 3 ले लेते हैं आपका हंटर। हंटर का जो एंजाइम है वो है आपका ड्यूरोनेट 2 सल्फेट। इस एंजाइम की कमी से सल्फेट कंपाउंड की हो जाएगी और ये हार्ट से संबंधित है, ठीक है ना। नंबर 4 डिसीज ले लेते हैं हम, आपकी गौचर डिसीज। गौचर डिसीज में क्या होता है, आपका है बीटा ग्लूकोसाइडेज, ओके। ये किसका जमा होगा, सेरेमाइड या स्फिंगोसाइड सिन ले लीजिए, स्फिंगोसिन, इसका जमाव हो जाएगा उस रिजिडो बॉडी के अंदर, और ये जो इफेक्ट डालती है ये किस पे डालेगी, स्प्लीन पर, लिवर पर, बोन मैरो पर भी, बोन मैरो, इस पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। नंबर 5 डिसीज, बोन मैरो हो गया आपका। एक को ले लीजिए नियमन डिसीज। नियमन डिसीज जो है इसमें है स्फिंगो वाइलिनेज, ओके,
इसमें ये स्फिंग, ये भी आपका स्फिंगोसिन के कारण होता है, ठीक है ना, स्फिंगोसिन के कारण होगा। तो ये आपका बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन में काम होगा। बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, कुछ और लिख देते हैं। एक और डिसीज बहुत आती है, फेब्री डिसीज। फेब्री डिसीज, फेब्री डिसीज जो होती है वो आती है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए। ये किसके लिए है? इसमें सेरेमाइड होता है, सेरेमाइड का जमाव हो जाता है। किस पे इफेक्ट डालेगी? किडनी पर, ठीक है। कुछ डिसीज और है कंपटीशन में बताती हैं, तो मैं उसके केवल नाम लिख दे रहा हूँ, अदर एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एक होती है पॉम्पे, वो भी आपकी स्टोरेज डिसीज है लाइसोसोम की रिजिड बॉडी के अंदर, ठीक है। और एक और है आपकी गौचर हो गई हेपेटाइटिस भी किसी कंपटीशन के ताम में हेपेटाइटिस भी मिल जाएगा। हेपेटाइटिस जो होते हैं ना ABCDE, ठीक है ना, इसमें कंपटीशन बताता है हेपेटाइटिस ABCDE। इसमें हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA का होता है, जबकि और जो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA के होते हैं। ये भी आता है कंपटीशन कभी कभी। और एक चीज़ और है कि जो आपके हेपेटाइटिस C है उसका वैक्सीन निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, ध्यान रखें, और सभी का निर्माण हो चुका है। तो ये आपके कंपटीशन आते हैं, ये मैंने इसलिए आपको याद आ गए तो मैंने बता दिए। और एक और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है आपका ये वाला गौचर डिसीज और पॉम्पे डिसीज, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तो मेरी आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होगी। थैंक यू।